अस्सलामुअलैकुम DTH न्यूज़ में खुशामदीद। नाजरीन, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आज अहमदाबाद के स्टेडियम में स्टेज सजेगा, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान टीम को कौन सा प्लेइंग 11 लेके जाना है और साथ साथ हम कैसे इस मैच में इंडिया को हरा सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है और इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर शाज़ेबुद्दीन हमज़ा। अगर उन्हें क्रिकेट का डॉक्टर कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देखते भी हैं और एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं इस चीज़ में। तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया सोहेल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमेशा से हमने देखा है कि पाक भारत का जो टाकरा होता है वो बहुत अच्छा रहा है, यानी कि हमारी पाकिस्तान की एक तरफ बॉलिंग होती है और इंडिया की जो है ना बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी, और इस वजह से हमें बहुत अच्छे मैचेस भी देखने को मिले। और शायद यही वजह है कि आज भी उन मैचेस की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं, पिछले तकरीबन चंद सालों से 2015 की बात की जाए, बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैचेस होते हैं। तो ये क्यों, और मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए सोहेल, जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और खुसूसी तौर पर इन वर्ल्ड कप जी, तो हर बंदे के जहन में एक चीज़ आती है कि जी उसकी एक हिस्ट्री रही है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को कभी जीतने नहीं दिया। ऐसा ही है। और ये जो चीज़ है ना, ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करती है हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर कि जी एक हिस्ट्री रही है और हम नहीं जीत सके वर्ल्ड कप में। तो ये एक एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है ना, ये गेम को एक वन साइडेड बना देता है। लेकिन रीसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी टीम ने इंडिया के ख़िलाफ़ कई मैचेस के अंदर जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, जिसमें एक आप चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आपको याद होगा, याद है। और उसके बाद फिर एक वर्ल्ड कप का हमने चेज़ किया T20 में, बाबर और रिजवान की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। तो अब बाबर, रिजवान और जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इनके आने की वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो उस चीज़ से बाहर आ रही है। और अब मुझे ये लगता है कि अब जो आने वाले मैचेस होंगे उसमें रहेगा वही चीज़ जो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग हमेशा से इनका ही टकरा रहा है, और हमेशा से पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसी ने हमें सहारा दिया है और हमें मैचेस जितवाए हैं। लेकिन जहाँ पे भी आपकी बैटिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्म करेगी, थोड़ा सा अपनी बॉलिंग को सपोर्ट करेगी, वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो मैच निकालने में कामयाब हो जाएगा। नहीं, फिर मेरा सवाल जो है उधर ही रह गया कि ये क्यों वन साइडेड होने लग गए हैं, लाइक वो क्वेश्चन कहाँ गया? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो हम गिनी चुनी रखते हैं कि जी हमारा एक मेन प्लेयर है, फॉर एग्जांपल बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान है। तो आपने देखा होगा रिसेंट पास में भी हमारे अगर मेन प्लेयर्स चलते हैं तो हमारी पूरी बैटिंग लाइन नीचे तक परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाती है, और अगर ऊपर से हमारे ओपनर नहीं चलते या हमारा मिडिल ऑर्डर कामयाब नहीं होता तो हमारी पूरी बैटिंग लाइन जो है वो एकदम धड़म से जो है वो नीचे गिर जाती है। तो जब तक एक टीम परफॉर्मेंस नहीं आएगी, पूरी टीम उसके लिए कोशिश नहीं करेगी, और हम इसमें बैलेंस जब तक नहीं रखेंगे कि जी बैटिंग बॉलिंग, अगर एक टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो ये नहीं है कि अब वो सिर्फ बॉलिंग पे फोकस करके मैच जीत सकती है। जब तक उसकी बैटिंग उसको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक मैच के रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं कि अब टीमों को लग रहा है कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें वो भी बेस्ट है, लेकिन साथ में जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उसको भी हमें कवर करना जो है वो ज़रूरी है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि हम लोग इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं बैटिंग के दौरान? ये तो आप फार्मर क्रिकेटर्स के अगर आप इंटरव्यू सुने तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान और जो भारत का मैच होता है उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर होता है। जाहिर बात है, पिछले वक्तों में तो हाइप इतनी दी जाती है। ऐसी है, पिछले वक्तों में तो ये भी मसला था कि अगर आप वहाँ से मैच हार के अपने मुल्क आते हैं तो बड़ा एक अवामी रिएक्शन आता था, और जो है ना एयरपोर्ट पे इस्तकबाल और अंडे और टमाटर और इस तरह की चीज़ें। इमरान खान इस चीज़ को डिस्कस करते हैं एक शो में, मैंने उनका एक क्लिप देखा, तो वो कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप का मैच, मतलब इंडिया की वैसे सीरीज़ थी शायद, हम हार के आए थे और मतलब स्टेडियम पे कोई बंदा नहीं था, और उसके कुछ अरसे बाद हम लोग इंडिया से मैच जब जीत के आए हैं, सीरीज़ जीत के आए हैं, तो इतना भरा हुआ था स्टेडियम, जो एयरपोर्ट था, कि जगह नहीं थी हमारे गुजरने की। ये पाकिस्तान भारत मैच की ना हमेशा से चीज़ें रही हैं। बिल्कुल। अब रिसेंट अगर आप मैचेस देखें तो उसमें ये है कि फैंस का एटीट्यूड बेहतर हो गया है इस हवाले से कि अगर ठीक है आप हार भी जाएं तो तनकीद भी होती है, और अपने फेवरेट प्लेयर्स को लोग सपोर्ट भी करते हैं। अभी जिस तरह फ़खर ज़मान नहीं चल रहे और आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही वाली चीज़ें जो है आजकल हो रही हैं।
तो मुझे ये लगता है कि अब जो मैचेस होंगे पाकिस्तान और भारत के अभी, और अगर इन फ्यूचर अगर दोनों क्रिकेट बोर्ड जो हैं कोई सीरीज़ प्लान करते हैं इस हवाले से किसी न्यूट्रल जगह पे, या इवन पाकिस्तान या इंडिया में भी सीरीज़ होती है, तो वो आपको बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त उसका एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो प्लेयर्स का वो जो प्रेशराइज होने वाली सिचुएशन है कि भारत का मैच है तो उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, और जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो ये आस्ता आस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और दूसरा, जो हमारी बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती वो भी इन मैचेस के लिए प्रेशर क्रिएट कर देती है कि जब हमारे प्लेयर्स उनके साथ खेलते ही नहीं है, इनको हो नहीं होता कि वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ पे जो है उनकी बैटिंग बेहतर है, बॉलिंग बेहतर है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, शायद सिर्फ आपका, मेरा नहीं है सिर्फ, बल्कि तकरीबन सारी आवाम ये कहती है कि यार ये वर्ल्ड कप में हम आज तक इंडिया से क्यों नहीं जीत पाए। मतलब अगर हम 90s की बात करें, हमारी टीम उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 92 का हम वर्ल्ड कप जीते लेकिन इंडिया से हारे हुए हैं। फिर भी 1999, 2003 हमारी शायद वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग थी। वसीम, वकार और शोएब थे हमारे 3 पेसर, उसके बावजूद हम हार गए उनसे। वही बात आ गई कि एक तो जब स्ट्रीक बनना स्टार्ट हो जाती है ना, Exactly. तो जब आप 4 मैचेस हार चुके हैं और 5वां मैच खेलने जा रहे हैं, तो आपके जहन में ये होता है कि हम 4 मैचेस नहीं जीत सके। पिछले मैच में भी आप चेक करें कि श्रीलंका पाकिस्तान से कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीता, हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में ये। और 345 का स्कोर लगा के भी उनके ऊपर था एक प्रेशर कि जी शायद ये चेज हो जाए, और चेज हुआ भी है। सही। तो जो स्ट्रीक होती है इसका हमेशा से एक प्रेशर होता है, और ये चीज़ तब ख़त्म होगी जब आप किसी एक मैच में, किसी वर्ल्ड कप में आप इंडिया को हराएंगे, तो आपके ऊपर से ये स्ट्रीक का प्रेशर भी हटेगा, और जो दूसरी टीम का प्रेशर होता है और पाकिस्तान भारत के मैच का प्रेशर होता है वो भी चीज़ हटेगी, और फिर आप परफॉर्मेंस देना स्टार्ट होंगे और मैच जीतना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एक दफ़ा स्ट्रीक टूटेगी तो हम आगे भी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया से जीतेंगे। तो जैसे कि बाबर आजम ने T20 की स्ट्रीक तोड़ी थी, शायद इस बार वर्ल्ड कप की स्ट्रीक भी वो तोड़ ही दें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे, वो है कि ये सब तो है कि मतलब हम स्ट्रीक तोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, और इस वर्ल्ड कप में तो मतलब ठीक है उनके कुछ फ्लॉज भी थे मिडल ऑर्डर में, लेकिन अब जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। अच्छा, एक हमारे जो बॉलर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। जब भी आप भारत की बैटिंग की बात करते हैं ना, तो आप हमेशा से एक चीज़ याद रखें कि भारत के जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जब उनके मेन प्लेयर्स परफॉर्म कर भी रहे होते हैं ना, तो वो हमेशा अपनी सीरीज़ क्रिकेट के अंदर अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं। ऐसा ही है। पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि एक लफ्ज़ जो है ना एक्सपर्ट्स ने बड़ा यूज़ किया, फिर उसको क्रिकेट बोर्ड ने पकड़ लिया कि विनिंग कम्बिनेशन। ऐसा ही है। जो विनिंग कम्बिनेशन होता है ना, मेरे ख्याल में, मेरे जहाँ तक मेरा तजर्बा है क्रिकेट को देखते और समझते हुए, विनिंग कम्बिनेशन कुछ नहीं होता। जहाँ पे भी सिचुएशन वेरी करेगी वहाँ पे आपको अपना बेंच स्ट्रेंथ आजमानी चाहिए, और उसी से आपको पता चलता है कि अगर आपका एक मेन प्लेयर नहीं होता तो आपका बैकअप क्या होता है। अब आप देखें, नसीम शाह जूँ ही इंजर्ड हुए तो पूरे बोर्ड को, बल्कि क्या मैं कहता हूँ पूरे मुल्क को हाथ पैर पड़ गए कि इसका जो रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा। आपने जी हसनैन को बुलाने की कोशिश की, वो इंजर्ड निकले, फिर आपने कहा जी एहसानुल्लाह उनकी रिहैब चल रही है, वो जो है इंजरी का शिकार हैं। आपने कोई प्लेयर ऐसा बैकअप के अंदर रखा ही नहीं कि अगर कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो आप उसका बैकअप दे सकें। इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है इसको आप ये एक चीज़ सराहें उनकी कि हमेशा से उन्होंने ये प्लानिंग की है कि अपने मेन प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट ढूंढ के रखा है। फिर जो उनकी बैटिंग की आपने बात की है, उनकी बैटिंग के अंदर बड़ी खूबसूरत चीज़ एक ये है कि हर 2-4 प्लेयर्स के अंदर उनका एक ऐसा प्लेयर है कि जो स्ट्राइक लेता है, और एक प्लेयर ऐसा है कि जो इनिंग को बिल्ड करता है। अगर आप उनकी ओपनिंग की बात करें ना, रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल भी वापस आ गए, शायद वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए। अच्छा, अब उनमें एक प्लेयर ऐसा होगा जो कि अगले बॉलर के ऊपर अटैक करेगा, और एक प्लेयर ऐसा होगा जो इनिंग लेके चलेगा। हमारा ये होता है कि हमारे प्लेयर्स, अगर एक एंड से एक प्लेयर फंसना स्टार्ट हो जाए तो दूसरे के ऊपर भी प्रेशर आता है, और वो भी डॉट बॉल करके प्रेशर क्रिएट कर देता है रन रेट का। ऐसा ही है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि जो अपने नॉन स्ट्राइकर के ऊपर प्रेशर नहीं डेवलप होने देते। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बैटिंग में सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपको पता है कि 2023 में, मैं कल स्टेट पढ़ रहा था, स्टेट्स के 2023 में हमारे ओपनर्स ने पहले 10 ओवर्स में एक भी छक्का नहीं मारा है।
हाँ, अब यहाँ से कितनी बड़ी बात है अंदाज़ा ये। लगा लें कि मॉडर्न डे क्रिकेट आप खेल रहे हैं और ऐसी विकेट्स के ऊपर हमने पहले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि यहाँ पे 300 350 रन जो है ये आप आम नॉर्मल बात समझें। है, बिल्कुल। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके ओपनर 10 ओवर में एक छक्का भी नहीं मार सके और एवरेज स्कोर जो है हमारा 50-55 होता है, तो इस लिहाज से मॉडर्न डे क्रिकेट आप नहीं खेल रहे। ऐसा ही तो है। हमारे जो ओपनर्स हैं और खुसूसन जो बैटर्स हैं उनको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ये विकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बड़ा स्कोर लगता है, और अगर आप बड़ा स्कोर नहीं देंगे तो ये उल्टा आपके बॉलर्स के ऊपर एक प्रेशर जो है वो पड़ जाएगा। और शायद यही वजह है कि हमारे बॉलर्स इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इंजरीज़ की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी की फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि शायद वो अभी भी फुली फिट नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी के पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात है तो वो ऑफ कलर ज़रूर नज़र आए हैं। लाइक 130 128 ये उनकी पेस थी। पेस का भी इशू आया उनका, और दूसरा एक बॉलर जब भागता है ना तो उसकी रनअप के अंदर आपको एक रिदम नज़र आता है कि वो बॉलिंग करवा रहा है, तो वो नज़र नहीं आया। अब ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये इसको जो है ना इस मामले को क्लियर कर सकता है कि अगर वो फुली फिट नहीं है तो बजाय इसके कि आप उनको मैच के अंदर लेके आएँ, उससे बेहतर है कि आप उनका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। मसला अब यहाँ पे ये है कि उनका रिप्लेसमेंट आपने स्क्वाड के अंदर भी उस तरह से जो है नहीं की रखा। लेकिन देखें ना डॉक्टर साहब, आप बजा कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि बुमराह जो हैं ना, वो उन्होंने 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेला है, उसके बाद वो कितना अरसा टीम से बाहर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो फुली फिट नहीं थे। और ना सिर्फ उन्होंने ख़ुद का बल्कि बोर्ड ने भी उनका ध्यान रखा है और उन्हें कहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप हार रहे हैं, सीरीज़ हार रहे हैं, सिराज, शामी और ठाकुर इनके साथ जा रहे थे, बनवेश्वर कुमार के साथ, यहाँ तक कि वो जो इनका यादव है उनके साथ जा रहे थे टीम में, सीरीज़ खिला रहे थे, लेकिन बुमराह को नहीं ला रहे थे। तो क्या यहाँ पे शाहीन की भी गलती नहीं है कि अगर वो फुली फिट नहीं है तो वो क्यों खेल रहे हैं, और फिर बायलैटरल सीरीज़ के साथ साथ वो लीग्स भी खेल रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ना एक बड़ी चीज़ कॉमन है और लोगों के जहनों में भी होगी कि यहाँ पे अगर एक प्लेयर किसी भी वजह से टीम से बाहर होता है ना तो उसका कमबैक करना यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि अहमद शहजाद को टीम से बाहर किया गया। जब अहमद शहजाद टेस्ट मैच खेल रहे थे ना, तो मैं आपको एक फैक्चुअल चीज़ ये बता दूं कि उनकी अभी भी जो टेस्ट मैच की एवरेज है वो 45+ है। अच्छा। अहमद शहजाद ने क्रिकेट बोर्ड से कहा कि मेरी जो वालिदा हैं, मदर हैं, उनका ऑपरेशन है, तो मैं उसके लिए आपसे लीव का दरख्वास्त गुजारूँ। ठीक है, उसको लीव देगी, ठीक है, उसकी T20 की परफॉर्मेंस नहीं थी, उसकी वनडे की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से उसको सिर्फ एक लीव देगी कि आप एक फैमिली इशू को जाकर रिजॉल्व करें और वापस रिपोर्ट करें। उस दिन से लेके आज तक वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में अपना कमबैक नहीं कर सका। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उससे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी जो है वो हमारे पास हैं, बिल्कुल। लेकिन PCB के साथ एक मसला ये है कि जो बंदा भी एक दफ़ा टीम सर्किट से बाहर होता है उसका कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शाहीन जैसे तो प्लेयर्स के जहन के अंदर भी यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इस बड़े स्टेज के ऊपर मैं अगर एक मैच की रेस्ट करता हूँ और खुसूसन इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर रेस्ट करता हूँ, तो ये ना हो कि मेरे लिए फिर बड़ा इशू बन जाए कि जी एक बड़ा प्लेयर था और इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म नहीं कर सका। दूसरा ये बात ठीक है कि अगर एक प्लेयर इंजर्ड नहीं है तो PCB को इतना मार्जिन उसको देना चाहिए कि वो 1-2 मैचेस के लिए उसको रेस्ट करवाएं, उसकी रिहेबिलिटेशन करवाएं, फिजियोज मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं साथ में, और फुल जो फिट प्लेयर है उसके साथ आएँ। लेकिन मसला यहाँ पे यही है, अगर आपके कोच के पास अगर शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करना है और आपके पास एक ही ऑप्शन है वसीम जूनियर का, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए बड़ा आसान होगा वसीम जूनियर को रिप्लेस। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि शाहीन इंजर्ड होने के बावजूद भी मतलब टीम में खेल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि मेरे अपने फेवरेट प्लेयर हैं तो मैं आपसे लाजमी पूछना चाहूँगा उनके बारे में। फ़खर ज़मान को क्या इंडिया के ख़िलाफ़ होना चाहिए टीम में? क्योंकि इमामुल हक भी जो है वो ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पिछले मैच में उनके कैच की वजह से जो उन्होंने ड्रॉप किया था खुशाल मेंडस का, वो हमें बहुत भारी पड़ सकता था। वो तो रिजवान की और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग खेल ली, वरना सारा तो उनके ऊपर ही ब्लेम आता। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नेचर है ना, वो मैं आपको ये पहले बता सकूँ कि वो कहते हैं जी विनिंग कॉम्बिनेशन, ऐसा ही है। अगर वो उन्होंने रखा तो उसमें तो फिर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ही जाएंगे क्योंकि वही पिछली टीम का हिस्सा थे। अच्छा, दूसरा ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने तो अपनी जगह अब
पक्की कर ली है। कर मेरा ली नहीं ख्याल कि अब अब्दुल्ला शफीक को आखिरी मैच से पहले तक जो है वो ड्रॉप करना चाहिए, उनको इतना मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो पूरा वर्ल्ड कप खेलें। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा अगर ब्रेव डिसीजन लें एज कैप्टन एज कोच, तो उसमें ही फिर ये ऑप्शन हो सकता है कि शायद फ़खर जमान जो है वो एक एक्स फैक्टर हो सकता है इंडिया के मैच के हवाले से। चैंपियन ट्रॉफी में हम देख चुके हैं, जबकि वो उस टाइम बिल्कुल यंग थे। लेकिन मैं आपको पहले कह दिया कि क्रिकेट बोर्ड जो है उसका एक माइंड सेट होता है कि हम अपना विनिंग कम्बिनेशन ख़राब ना करें, कि जो प्लेयर्स हैं उन्हीं के साथ हम जाएं। तो मुझे बहैसियत तजज़ियाकार मुझे ये लग रहा है कि बोर्ड, मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के साथ ही जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बोर्ड इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना बाबर आजम ख़ुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाएं। और हमने देखा है कि जब हमने पहला मैच देखा है, फ़खर जमान काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्हें फिर भी पहला मैच उन्हें खेलने दिया है। सो बोर्ड से ज़्यादा शायद बाबर आजम जो है इस चीज़। देखिए, मैं तो इसके हक में हूँ कि जो कैप्टन होता है वो चूँकि ग्राउंड के अंदर है, उसको पता है कि मैंने अपनी टीम कैसे खिलानी है। बिल्कुल। उसको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए, अपनी वीकनेस का भी पता होना चाहिए। लेकिन मैं मादरत के साथ ये कहूँगा कि बाबर आजम पिछले कई टूर्नामेंट्स के अंदर मुझे उनकी कैप्टनसी के हवाले से काफ़ी गिले शिकवे हैं। बिल्कुल। कि कैप्टन का जो काम होता है ना, वो ये होता है कि आप हमेशा हाजिर दिमाग रहें ऑन द फील्ड। आपको पता होना चाहिए कि क्विकली मैंने क्या डिसीजन करने हैं, क्या बॉलिंग चेंजेस होने चाहिए, कैसे मैंने बॉलर्स को बैकअप करना है। बिल्कुल। तो बाबर आजम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक तो वो थोड़ा सा फील्ड के अंदर थोड़ी सी एनर्जेटिक रहें, अपने प्लेयर के साथ बार बार बात करें, नहीं फील्डिंग वाइज तो हमारा शायद शादाब के बाद जो अच्छे फील्डर हैं वो बाबर ही नज़र आते हैं हमें। नहीं, मैं फील्डिंग के लिहाज से नहीं, मैं कैप्टनसी के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि वो बड़े ऑफ कलर नजर आए श्रीलंका के मैच में भी। अगर आपका बॉलर मार भी खा रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको ऑप्शन दे सकते हैं, फील्ड चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अब कुछ ना आपके जेस्चर्स होते हैं जो बताते हैं कि जी आप बिल्कुल अंडर प्रेशर हैं। खुसूसन आपने देखा होगा कि सौरव गंगुली के बारे में ये मशहूर था कि जब उनके बॉलर पिटना स्टार्ट होते थे ना, तो वो बिल्कुल एक कोने में जाके ना तो नाखून खाना स्टार्ट हो जाते थे। तो बिल्कुल वो वाली सिचुएशन जो है वो पिछले मैच में बाबर आजम के हवाले से जो है मुझे नज़र आई है। तो ये थोड़ा सा उनको करना पड़ेगा कि आप वर्ल्ड कप का स्टेज है, यहाँ पे दिलेराना फैसले करने हैं और आपने ऑफ कलर नज़र नहीं आना। आप अगर बॉलर मार भी खा रहे हैं तो ठीक है, इट्स गेम होता है। आप जो है ना अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे बॉलर के साथ बात करें। आपके साथ सीनियर प्लेयर है, रिजवान है, शहीन अफरीदी हैं, वो अपने डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी कर चुके हैं, वो आपको मशवरे दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है कैप्टनसी के हवाले से। ठीक है, बाबर आजम के बारे में ही बात कर रहे हैं तो पूछते हैं हमारे डॉक्टर साहब से, हमारे जो गेस्ट हैं, कि बाबर अगेंस्ट कुलदीप कौन जीतने वाला है? ये एक बात होती है दिल की और एक होती है दिमाग की। कुलदीप जो है ना, वो जब से उन्होंने कम बैक किया यार, वो क्या परफॉर्म देखें, दो चीज़ें हैं कुलदीप के हवाले से मैं खुसूसन आपको बताऊं। जी जी। कुलदीप इन इंडिया वर्सेस कुलदीप इन एनी अदर स्टेट। ओके। कुलदीप अपनी विकेट्स के ऊपर जो है ना वो बहुत ख़तरनाक बॉलर है। वो अपनी कंडीशंस हैं, अपनी होम कंडीशंस हैं, उनको यूज़ करना उसे आता है। ओके। कुलदीप के एक जो माइंड से बॉलर जो बॉल करता है ना, जो अगले को समझ के बॉल करता है, कुलदीप वैसा बॉलर है कि आपको वो जहाँ पे उसको लगेगा कि जहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ्लाइट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको फ्लाइट देगा, वो आपको क्रीज से बाहर लेके आएगा ताकि स्टंपिंग के चांस बने। फिर उनकी जो लाइन ऐसी है, वो विकेट टू विकेट बॉल करता है, जहाँ पे भी आपका बल्ला झूठा आपके पैड पे लगी बॉल या आपके विकेट पे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाबर आजम पहले 2 मैचेस में भी थोड़ा सा, एक तो ये है कि हो सकता है कि जी ठीक है, एक कीपर को कैच चला गया और एक हिट मारने के चक्कर में विकेट उड़ गई। लेकिन बाबर आजम अगर थोड़ा सा उनको बचा के खेलें, जिस तरह पहले मैच में आपने देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ रिजवान ने बार बार जाके अब्दुल्ला शफीक से बात की कि आपने वेलालेगा को आपने बाहर आके नहीं मारनी हिट, क्योंकि पहले मैच में भी उन्होंने स्टंप किया था, फिर प्रैक्टिस मैच में सेंटनर ने उनको सेम पैटर्न पे स्टंप करवाया। बिल्कुल। तो ये जो रिजवान ने उनको बार बार ये चीज़ गाइड की ना कि आपने बाहर नहीं आना उसके लिए, तो ये प्रेशर पड़ा शनाका के ऊपर कि जो विकेट वो लेना चाह रहे थे उनको नहीं मिली, तो वो फिर अपने दूसरे बॉलर लेके आना स्टार्ट हो गए। धनंजय आ गए, श्रीलंका आ गए, उन्होंने मार खाई। अब बाबर को यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना चाहिए कि अगर कुलदीप उनके अगेंस्ट बॉलिंग करने आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को हटाने के लिए कि इस बंदे ने मेरी विकेट ली थी तो मैं इसको छक्के और चौके मार लूँ। आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप उसको सिंगल लेके आप नॉन स्ट्राइकर पे भी जा सकते हैं।
कोई भी बड़ा बैट्समैन होता है वो किसी बॉलर के अगेंस्ट फंस सकता है, कोई मसला नहीं ऐसा ही है। तो है। उसके खिलाफ बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि वनडे चूंकि लंबी गेम है, आप जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए आप चौके छक्के आप ही मारें, बिल्कुल। उससे बेहतर ये है कि आप उसको इग्नोर करें, आप उससे विकेट ना दें और आप सिंगल करके नॉन स्ट्राइकर बैंड में चले जाएं। लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे एक और सवाल है कि बाबर आजम जो है वो अगेंस्ट लेग स्पिनर जो हैं वो क्यों फंस रहे हैं? अगर हम देखें उनका स्टार्टिंग का जो फेज़ था कैरियर का, अभी भी बल्कि क्योंकि इतने अच्छे स्टैट्स थे, अभी भी इतने आउट होने के बावजूद आदिल रशीद के ख़िलाफ़ वो फंसते हैं, हसरंगा के ख़िलाफ़, राशिद खान के ख़िलाफ़ एंड कुलदीप यादव। इसके बावजूद स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी एवरेज जो है अभी भी 70 की है। तो अब रिसेंट टाइम्स में उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? क्या उनका स्टांस थोड़ा सा ख़राब हुआ है? देखें सोहेल, बात ये है ना, बीइंग ह्यूमन कहीं ना कहीं आप एरर करते हो, कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी कोई ना कोई ऐसी निकलती है। लेकिन उसके ऊपर काम भी तो नहीं हो रहा। आप देखें विराट कोहली का एक बड़े अरसे तक एक मसला रहा कि चौथे पांचवें स्टंप पे आके वो जब मारते थे तो वो स्लिप पे जाके कैच होता था या कीपर के चल जाता। अब उनको ना उसने कवर करने के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी उसके ऊपर वर्क किया। बाबर आजम की अभी अब वो मिडिल स्टंप पे खड़े होते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। बाबर आजम को भी ये चाहिए कि जो उनको लग रहा है ना कि वो स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, और हुसैन लेग स्पिनर की जैसे आपने बात की कि उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो गूगली पिक नहीं कर पा रहे हैं? असल इशू ये है, असल इशू ये है कि जो गूगली है ना उसके ऊपर सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि बैट्समैन को उसका जो हैंड है बॉलर का वो रीड करना पड़ता है कि उसकी ग्रिप कैसी है। ऐसा ही है। अब मॉडर्न डे में ना एक मसला ये भी है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक आर्म एक्शन के साथ ना लेग स्पिन और गूगली करना स्टार्ट की है। ऐसा ही तो ये बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हमारा उसको इब्रार भी यही करता है। हाँ, रीड करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इस चीज़ में थोड़ी सी मेहनत करने की वाकई ज़रूरत है। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। ओके। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से पहले सेरेमनी करवाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उससे पहले एक छोटी सी सेरेमनी भी की जाए, जिसमें सिंगर्स भी आएंगे, अरिजीत सिंह को भी बुलाया जा रहा है, और इसके साथ साथ और भी वीवीआईपी गेस्ट होंगे जिनको बुलाया जाएगा। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या ये ज़्यादती नहीं है कि आप वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, उसमें तकरीबन 9-10 टीमें हैं, आप उनको छोड़ के सिर्फ एक मैच के लिए सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं और बाकी टीमों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं? तो डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, और क्या ये सच्ची बात है कि होने वाली है सेरेमनी? देखें, रूमर्स तो हैं इस हवाले से कि एक सेरेमनी प्लान की जा रही है। ओके। लेकिन मेरा पॉइंट उसमें दो हैं। एक ये है कि अगर तो आप इसको ओपनिंग सेरेमनी का नाम दे रहे हैं तो ओपनिंग तो हो चुकी वर्ल्ड कप की, अब उस नहीं, ओपनिंग सेरेमनी कह रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये मतलब क्योंकि बड़ा मैच होने जा रहा है एंड दिस हमने एशिया कप में भी देखा था कि पाकिस्तान टीम के जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, उसको रिजर्व डे भी दे दिया। तो नहीं, क्या हो गया? अगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर तो ये ओपनिंग सेरेमनी है फिर भी ये पॉइंट नहीं बनता उस हवाले से, क्योंकि आप ओपनिंग हो चुकी, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सिर्फ पाकिस्तान और भारत के जो मुकाबला है उस हवाले से अगर ये सेरेमनी अरेंज की जा रही है तो फिर भी ये दूसरी टीमों के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी। देखें, कोई भी टीम बड़ी छोटी नहीं होती। जब वर्ल्ड कप है तो उसमें हर बंदा इक्वल है, हर टीम अपने वर्ल्ड कप के लिए आई है, अपनी अच्छी स्ट्रेंथ लेके आई है, उसका मकसद जीतना है। और वर्ल्ड कप जो होता है वो होता है कि आपने पूरी दुनिया के मुकाबले जो है वो एंजॉय करने हैं। ऐसा ही है। ये पाकिस्तान इंडिया की सीरीज तो हो नहीं रही कि आप एक सेरेमनी अरेंज करें और उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हर शख्स यही कह रहा है कि शायद जैसे बैलेटरी सीरीज हो रही है। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल एक वर्ल्ड कप होता है, ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच से पहले एक सेरेमनी कराते हैं और ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती। बिल्कुल। तो वहाँ पाकिस्तान और भारत जो टीमें होंगी और वो उसके ये क्या मैसेज होगा? ये ऐसा ही है। आखिर में हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं। हमने लास्ट वाले मैच में भी कुछ प्रेडिक्शंस की थी, आप वो वाली पहले क्लिप देख लें। आज के मैच के लिए भी हम कुछ प्रेडिक्शन कर लेते हैं। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि जो भी टीम टॉस जीते उसे पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन से की प्लेयर होंगे दोनों टीम में से, और सबसे ज़्यादा विकेटें कौन सा बॉलर लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रन कौन सा प्लेयर बनाएगा, क्या गिल जो है वो टीम में होंगे, और आखिर में हम उनसे पूछेंगे कि कौन सी टीम ये वाला मैच जीतने जा रही है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? कुछ प्रेडिक्शंस दें। की प्लेयर्स के हवाले से मैंने पहले भी बात की थी, पिछले प्रोग्राम में आपने भी दिखाई भी है। बिल्कुल। रिजवान जो है ना, ये एक एक्स फैक्टर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर का मसला था पाकिस्तान का, वो एक होता है आप कहते हैं जी इन्होंने आके हल कर दिया, एक होता है उसने आके ऐसा हल किया कि उसके अंदर अब फ्लाज नजर ही नहीं आ रहे कि पहले फ्लाज था भी इसमें के अंदर। अब हमें ओपनर्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रिजवान मेरे ख्याल में जो है ना की प्लेयर है पाकिस्तान के हवाले से, और हमेशा से बॉलिंग अगर आप बात करें तो वहाँ शाहीन शाह अफरीदी होंगे, लेकिन जो ऑफ कलर वो नज़र आ रहे हैं तो उसमें एक इशू है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि
इस मैच में रिजवान नहीं चलने वाले। चलें, अब मैंने अपनी प्रेडिक्शन दे दी, आपने अपनी प्रेडिक्शन दे दी। अगले प्रोग्राम में हम फिर इंशाल्लाह बैठे होंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। बाकी इंडिया के लिहाज से मुझे रोहित शर्मा बहुत जो है ना अपनी कैरियर की एक बहुत ऐसे स्टेज के अंदर हैं कि जहाँ पे उनका जहाँ दिल करता है ना फिर वहाँ वो छक्का मार सकते हैं। तो उनकी ज्वाइनिंग है वो मैंने देखी है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे के हिसाब से भी उनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा रहा। तो मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा जो है इंडिया के लिए एक की फैक्टर हो सकते हैं। गिल वापस आ रहे हैं टीम में। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की है और उन्होंने यही कहा है कि जी अगर गिल को 60 या 70% भी हमने फिट पाया तो हम उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा, तो मुझे यही लग रहा है कि अगर गिल ने टीम को ज्वाइन कर लिया है तो मेरा ख्याल में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। बाकी क्योंकि कल प्रैक्टिस करते हुए नज़र भी आए हैं। बाकी पाकिस्तान के हवाले से प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है। Unpredictable नासिर हुसैन ने भी जैसे बात की, उन्होंने कहा जी ये टीम ऐसी है इसके खिलाफ प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो विकेट अच्छी है, बैटिंग विकेट है, आप उसमें बैटिंग करें, स्ट्रेंथ को आजमाएं। और चूँकि अब वो शिफ्ट आ गया ना आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी स्ट्रेंथ होती थी बॉलिंग, अब आपकी स्ट्रेंथ बन गई अचानक से बैटिंग। तो आप टॉस जीत के बैटिंग करें, स्ट्रेंथ को आजमाएं, अच्छा स्कोर लगाएं और अपने बॉलर्स को मौका दें कि वो आपको डिफेंड करें ऐसा स्कोर। और एक लास्ट प्रेडिक्शन जो है वो एक दिल की है और एक दिमाग की है। नहीं, आप बताएं पाकिस्तान और इंडिया, दिल और दिमाग के साथ। दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़केगा जी, दिल पाकिस्तान, लेकिन दिमाग यही कहता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के अंदर है, खुसूसन जो उनकी टीम की जो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है और दोनों टीमों को मैं शीट पे देख के ये कह सकता हूँ कि इंडिया जो है वो इस मैच के लिए फेवरेट है। मतलब आप कह रहे हैं कि 8-0 होने वाला है? मैं यही कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहता था, आपने कहलवा दिया है। डॉक्टर साहब ये तो आप कुछ ज़्यादा ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं। 8-0 होने वाला है, जैसे हम लोगों ने श्रीलंका के साथ 8-0 किया है। डॉक्टर साहब का कहना है कि पाकिस्तान के साथ भी शायद 8-0 होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी नज़र आ रही है हमें, क्योंकि इंडिया ने जो पहले अपने दोनों मैचेस खेले हैं, दोनों अच्छी टीम्स थी। अफ़गानिस्तान के स्पिन अटैक भी जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने 35 ओवर में चेस कर लिया था 270 प्लस का टारगेट। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ना सिर्फ उन्होंने चेस किया है बल्कि 200 पे आल टीम को आउट किया है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही थी, और उनकी बॉलिंग को खेलना, जब आपके 2 पे 3 आउट हैं उसके बावजूद आप चेस कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो अचीव किया है, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और हम उम्मीद ही ये करते हैं कि, और हमारी ये दिली ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान ये मैच जीते और ये 7-1 हो जाए। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं 8-0 वो ना हो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो और आप इस तरह के और क्रिकेट रिलेटेड प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो DTH न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, इस पेज को फॉलो करें, इसके जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।